Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we are diving into process theory of motivation. Unlike Maslow hierarchy, which asks what you need, like food or safety, in process theory we ask a different question. How do you decide how hard to work? These theory look at the cognitive process, actually thinking and calculating that happen in our mind. Let's today our roadmap. Firstly, we have to classify motivation theory. We already discussed content theory. Maslow hierarchy theory is based on 5 need. Hertzberg two-factor theory based on hygiene and motivation factor. McLean need theory based on achievement, power and affiliation. Adolf ERG theory based on existence, relatedness and growth. Now, today we will cover process theory. How? It's the cognitive process. Today we will cover room expectancy theory, adequacy theory, Locke goal setting theory and Skinner reinforcement theory. What is process theory? Process theory is a thinking process that make place within the mind of people that influence their behavior. ये ऐसी cognitive process है जो हमारे mind को activate करती है हमें motivate होने के लिए. It does not ask what do you need. ये नहीं है कि क्या है, जैसे मैस्लो है कि ये आपकी फिजिकल नीड हो गई, सेफ्टी नीड हो गई. इट्स हाउ डू यू डिसाइड हाउ हार्ड टू वर्क, कैसे आपको काम करना है. तो आई ऑलरेडी डिस्कस, वी विल कवर टुडे बिग फोर थ्योरी. First, we understood the room expectancy theory. Then, motivation equal to expectancy into instrumentality and into valence. मतलब आपका मोटिवेशन जब भी होगा जब आप इफर्ट करोगे. इफर्ट किसको करोगे? परफॉर्मेंस को, और परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड. सेकंड, एडेमिक्विटी थ्योरी. एडेमिक्विटी थ्योरी मतलब आपका जो इनपुट और आउटपुट है वो कंपेयर टू आपका कलीग, कंपेयर योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, वो इक्वल है, सेटिस्फाइड है या फिर अनइक्वल है, मतलब अनफेयर है. ये आप इसमें देखोगे जब भी आप मोटिवेट होंगे. थर्ड वन इज लोके गोल सेटिंग थ्योरी. जिस स्पेसिफिक आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक डिफिकल्टी गोल होना चाहिए जब भी आप हाई परफॉर्म करोगे. देन स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी कि आपका जो बिहेवियर है उसके बेसिस पे क्या आते हैं आपके कंसिक्वेंसेस, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड एक्सटेंस बिहेवियर. ठीक है, बिहेवियर फॉलो कंसिक्वेंसेस. तो ये सारे हमारे मोटिवेशन की थ्योरी है. Now come to the room expectancy theory. He explained the formula expectancy equal into instrumentality into valence. What is expectancy? Expectancy क्या है कि if I put in the effort will I achieve the performance. For example, अगर मैं नेट की प्रिपरेशन मेहनत करूंगी तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा आएगा. ठीक है, ये है एक सेल्समैन की अगर मैं एग्जांपल लूं. अगर उसने बोला कि अगर मैं एफर्ट करूंगा तो मैं अपनी 10 यूनिट सेल कर दूंगा. ये क्या है, पहले अपने मन में आपने एफर्ट डाला जो आपकी परफॉर्मेंस को अचीव करेगा. इफ आई ट्राई कैन आई डू इट. अगर मैं ट्राई करूँ क्या मैं इसे कर सकता हूँ. द बिलीव दैट एफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस. जो आपके मन में जो एफर्ट आया वही आपकी परफॉर्मेंस हो गई. देन इफ आई स्टडी हार्ड विल आई एक्चुअली पास द टेस्ट. अगर आप मेहनत करोगे क्या आप एक्चुअल में टेस्ट पास कर जाओगे. इज द एक्सपेक्टेशन, मतलब आप माइंड में एफर्ट कर रहे हो, देन आप उसको परफॉर्मेंस की एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर मैं अच्छे से मेहनत करूं तो मैं पास हो जाऊंगा. अगर इसे आपने ट्रेनिंग या रिसोर्सेज या सपोर्ट के थ्रू करोगे तो आपकी एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, हाई. अगर आपने लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ रिसोर्स है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो एक्सपेक्टेंसी आपकी हो जाएगी लो. एक्सपेक्टेंसी मतलब आपका इफर्ट जो कर रहे हो वो क्या आपके परफॉर्मेंस अचीव कर पाओगे या नहीं. सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटलिटी. इंस्ट्रूमेंट इफ आई अचीव द परफॉर्मेंस विल आई गेट द आउटकम. सबसे माइंड में आपका एफर्ट आया, मतलब एक्सपेक्टेशन अगर मैं एफर्ट करूंगा तो क्या मैं ये परफॉर्मेंस कर पाऊंगा. देन अगर आपने परफॉर्मेंस अचीव कर ली तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, क्या मुझे आउटकम मिलेगा. इफ आई डू इट विल आई गेट द रिवॉर्ड. द बिलीव परफॉर्मेंस रिवॉर्ड टू परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड. पहला क्या था, एफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस लीड्स टू रिवॉर्ड्स. द स्केल 0 to 1 कोरिलेशन है. ठीक है, परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड के बीच में कोरिलेशन है. फिक्स किसके, अगर आप क्लियर रिवॉर्ड पॉलिसी बनाएंगे, ट्रस्ट करेंगे तो ये इंस्ट्रूमेंटलिटी क्या होगी हमारी हाई होगी और आप मोटिवेट हो सकते हो. देन थर्ड वन इज द बैलेंस. बैलेंस डू आई वैल्यू द आउटकम. जो मेरा आउटकम आया है, ठीक है, जो मैंने मेहनत करी, जो मुझे रिवॉर्ड मिला है, क्या वो वर्थ इट है या नहीं है. क्या मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वही आउटपुट मिला है मुझे या नहीं है. द वैल्यू प्लेस ऑन द रिवॉर्ड स्केल -1 अवॉइड. अगर आपको लगा कि नहीं तो आप उस चीज को अवॉइड कर दोगे, और मिला तो आप और अच्छे से मोटिवेट होंगे. तो
इसे हम कैसे फिक्स कर सकते हैं वैलेंस को? ऑफरिंग रिवॉर्ड एम्प्लॉय एक्चुअली वांट, क्या एक्चुअल में एम्प्लॉय, अगर मुझे मंथली कुछ चाहिए, अगर आपने सिर्फ मुझे मूवी टिकट्स दे दी तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर वैलेंस मतलब आउटपुट, तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं उसे वर्क नहीं करूंगा। तो हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन है एक्चुअली वो चाहता है उसके बेसिस पे हम उसे रिवॉर्ड देने चाहिए, जब भी वो मोटिवेट होगा। इसका एक रूल है, अगर इनमें से एक भी जीरो है, वैलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, तो आपका मोटिवेशन जीरो होगा, क्योंकि ये क्या है, इनटू मल्टीप्लाई वैलेंस मल्टीप्लाई इनटू इंस्ट्रूमेंटेलिटी मल्टीप्लाई इनटू एक्सपेक्टेशन। ओके, एग्जाम में ये पूछा गया है कि वैलेंस क्या है, वैलेंस क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर अ रिवॉर्ड आउटपुट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, मतलब ऐसे आप पढ़िए कि मोटिवेशन क्या है, एक्सपेक्टेंसी इंटू इंस्ट्रूमेंट, ये कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन थ्योरी है। तो इंस्ट्रूमेंट इंटू वैलेंस इक्वल टू हाई मोटिवेशन। अगर इफर्ट है, अगर सपोज करो अपने इफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, अगर आपने इफर्ट करा तो आप परफॉर्मेंस अचीव कर लोगे, तो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे 0 या 1, अगर आप कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो आपका एक्सपेक्टेंसी 0 है, मतलब आपने सिर्फ माइंड में सोचा, परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेलिटी, परफॉर्मेंस लीड्स टू आउटकम, देन वैलेंस, अब जो आपका आउटकम आया वो क्या है, रिवॉर्ड है, मतलब अवॉइड करोगे या फिर उसकी डिजायर है, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, हाई मोटिवेशन होगा। द जीरो ट्रैप, इफ EIV इज जीरो, मोटिवेशन इज जीरो, इनमें से कुछ भी अगर जीरो है तो आप मोटिवेशन नहीं कर सकते। तो ये होगी हमारी रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। सेकंड है एडम्स इक्विटी थ्योरी, इज गिवन बाय J. Stacy Adams. The fairness theory is called the fairness theory. Motivation is relative, not a absolute. ऐसा नहीं कि अपने आप में एक सेपरेट पार्ट है मोटिवेशन, ये रिलेटिव है। अगर कोर कंसेप्ट है, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू गेट, इट्स अबाउट फेयरनेस। ऐसा नहीं कि मुझे क्या मिला है, पर ये क्या मुझे फेयरली मिल रहा है कंपेयर टू अदर कलीग, कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, कंपेयर टू माई प्रीवियस एक्सपीरियंस। माई आउटकम, माई इनपुट वर्सेज डिफरेंट आउटकम, डिफरेंट इनपुट, ठीक है। जितना मेरा आउटकम, जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके बेसिस पे जो मुझे आउटकम मिल रहा है, उतना ही मेरे कलीग या मेरे किसी समवन एल्स को उतना ही मिल रहा है, या कम या ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। इससे हम कंपेयर करते हैं, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द इक्विटी थ्योरी। द गोल क्या है, टू अचीव अ बैलेंस इक्विटी, इफ देयर इज इम्बैलेंस द एम्प्लॉय फील डिसोनेंस एंड मोटिवेटेड टू करेक्ट। अगर ऐसा लगेगा, अगर वो आप इक्विटी नहीं दोगे तो वो टेंशन क्रिएट होगा, स्ट्रेस क्रिएट होगा, और हमें क्या करना है, हमें उन्हें मोटिवेट करना है उस चीज को करेक्ट करने के लिए, ये हमें उन्हें इक्विटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एडम इक्विटी थ्योरी, इसमें क्या है, इनपुट क्या है, व्हाट आई गिव, मैं क्या दे रहा हूँ, इनपुट क्या हो सकता है, एफर्ट्स, हार्ड वर्क, एजुकेशन, स्किल्स। एफर्ट्स हार्ड वर्क है तो आउटकम क्या आएगा, सैलरी, वेजेस, ठीक है, आपको अच्छा मिलेगा। एजुकेशन स्किल है तो आपका प्रमोशन, एक्सपीरियंस, सीनियरिटी, रिकॉग्निशन, प्रेज, लॉयल्टी, कमिटमेंट, स्टेटस सिंबल, टाइम्स एंड जॉब सिक्योरिटी। इज द इनपुट एंड ये आउटपुट, व्हाट आई गिव, व्हाट आई गेट, ये आपका फियर होना चाहिए। अगर मैं 8 आवर्स सीरियसली मतलब कंटिन्यूसली वर्क कर रही हूँ तो मुझे उतना ही पे मिलना चाहिए, ना तो अंडर चाहिए ना ओवर चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जब भी मैं सेटिस्फाइड होंगी फिर अच्छे से वर्क करूंगी। कंपैरिजन ऑफ मेथड ऑफ फेयरनेस, अब एक इसने एग्जांपल दिया कि सपोज एक सिनेरियो है कि बैलेंस स्टेट है, जितना आपका आउटकम माई इनपुट इक्वल टू डिफरेंट आउटकम डिफरेंट इनपुट, तो आप क्या फील करोगे, सेटिस्फेक्शन। बिहेवियर क्या होगा, और अच्छे से इंप्लॉय की वर्किंग एट द सेम लेवल, तो वो उसी सेम लेवल से इतनी सेम एफर्ट से काम करता रहेगा। सिनेरियो भी नेगेटिव इनइक्विटी, अंडर रिवॉर्डेड, माई आउटकम माई इनपुट लेस देन डिफरेंट आउटपुट बाय डिफरेंट इनपुट, जितना मुझे मिल रहा है उसके कंपेयर में मेरे डिफरेंट को ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, फीलिंग क्या होगा, एंगर, रिसेंटमेंट। बिहेवियर क्या होगा, मोटिवेशन टू चेंज हैपन, अब उसे लगेगा कि नहीं, इन्होंने सपोज एक एग्जांपल लो कि अगर मैं सिनेरियो बन गया एग्जांपल, अगर मुझे 8 घंटे का 50,000 मिल रहा है और मेरे कलीग को भी 8 घंटे का 50,000 मिल रहा है, तो फीलिंग सेटिस्फेक्शन है। अगर मुझे 8 घंटे का 50,000 मतलब 8 आवर्स जो ड्यूटी है पर डे इन मंथ में 50K मिल रहा है, लेकिन मेरे कलीग्स को 4 आवर पे 50K मिल रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा, नेगेटिव इनइक्विटी आएगी। अंडर रिवॉर्डेड माई है और उसका ओवर रिवॉर्डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेगा। सिनेरियो सी है पॉजिटिव इनइक्विटी, ओवर रिवॉर्डेड, मतलब मुझे ज्यादा मिल रहा है कंपेयर टू माई कलीग, तो इसमें क्या होगा, गिल्ट फील होगा, इनिशियलिटी फील होगी, लेकिन बाद में क्या होगा कि इसे हम टॉलरेट कर सकते हैं।
है, ठीक है। अगर आप ओवर रिवार्डेड हो, मतलब ऑफ कोर्स अगर मुझे सैलरी मेरे स्किल और मेरी परफॉर्मेंस से ज्यादा मिल रही है तो मैं तो हैप्पीली एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन कम मिलेगी तब मैं क्वेश्चन रेज करूंगी, ठीक है। तो ये क्या है, फीलिंग गिल्टी होगा, लेकिन बाद में इसे हम अच्छे से हम टॉलरेट कर सकते हैं। हो सकता है मैं ये करूंगी, आई मस्ट बी स्मार्टर देन हिम रेदर देन वर्किंग हार्डर, मतलब वो अच्छे से हार्ड वर्क कर रहा है लेकिन मैं उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ इसलिए मुझे अच्छा पे मिल रहा है। तो ये सिनेरियो, 3 सिनेरियो है, इस तरीके से हम फेयरनेस पे काम करते हैं। हमारा फेयरनेस अप्रोच क्या होना चाहिए, बैलेंस स्टेट ऑफ माई आउटकम माई इनपुट इक्वल टू डिफरेंट आउटकम बाई डिफरेंट, इस तरीके से। अंडर रिवॉर्डेड क्या होगा, एंग्री होगा, एंगर आएगा, ठीक है। मैनी कॉइंस फ्यू डिफरेंट गेन, और आपने बहुत सारा इनपुट दिया, ठीक है, तब भी आपको फ्यू आउटकम मिल रहा है। अब ये क्या हो गया, डिफरेंट। ओवर रिवॉर्डेड क्या हो गया, आपका फ्यू है लेकिन जो आपका कलीग है उसने बहुत ज्यादा इनपुट लगाया लेकिन उसको अच्छे से आउटपुट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये है आपका बेसिस। माई जो है इफर्ट टाइम लॉयल्टी, इफर्ट टाइम कलीग की, जो फ्रेंड की लॉयल्टी है, कोवर्कर की, इट्स फेयर इक्वलिटी इक्वल टू सेटिस्फेक्शन। तो ये जो है ये एडम स्क्विड की बैलेंसिंग है, और ये दैट्स व्हाई इज कॉल्ड द एडम इक्विटी थ्योरी, क्योंकि माई एंड माई डिफरेंट शुड बी बैलेंस। देन हु इज डिफरेंट, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके भी 4 पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। फर्स्टली सेल्फ इनसाइट, मतलब अपनी करेक्ट एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपीरियंस को हम जब उसी, सपोज आई एम वर्किंग एज ए एचआर मैनेजर, ओके, तो मैं उससे पहले मैं जूनियर एचआर मैनेजर पे वर्क किया, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जो मैं जूनियर एचआर मैनेजर पे वर्क किया उसके अकॉर्डिंग अब मैं सीनियर एचआर मैनेजर है तो उसी को मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। वो डिफरेंट हो गया कि यस, जो मैंने पिछली इसी ऑर्गेनाइजेशन में इसी दूसरी पोजीशन में जब काम किया था उससे और मेरा करंट की पोजीशन से कंपेयर करना है कि जितना मैंने इनपुट उस टाइम दे रही थी जितना अब दे रही हूँ क्या कोई डिफरेंस है। ये हो गया सेल्फ इनसाइड। सेल्फ आउटसाइड मतलब कंपेयरिंग योर सेल्फ टू योर ओन एक्सपीरियंस इन प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं किसी दूसरी कंपनी में काम करती हूँ वहां मुझे जो पे मिल रहा था और अभी मैं करंटली कर रही हूँ वो, मतलब सेल्फ आउटसाइड मतलब अपना ही, सेल्फ इनसाइड मतलब खुद का खुद से उसी ऑर्गेनाइजेशन में, सेल्फ आउटसाइड मतलब खुद का दूसरी कंपनी में, मतलब मैं खुद दूसरी कंपनी वर्क किया अब इस कंपनी में कर रही हूँ तो उसको मैं एज ए डिफरेंट मानूंगी। Other inside मतलब compare yourself to another individual within the same organization. Suppose I am working as a HR manager in same country and my desk mate also HR manager, then I compare to his or him her. Other outside company, comparing yourself to someone outside the organization. फ्रेंड इन अ राइवल कंपनी, अगर सपोज मेरी एचआर किसी दूसरे कंपनी में, उसको कितना पे मिल रहा है और मुझे कितना पे मिल रहा है, तो ये होते हैं हमारे रिफरेंट, ठीक है। तो रिफरेंट सेल्फ इनसाइड मतलब खुद का ही सेम पोजीशन में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशन। सेल्फ आउटसाइड मतलब खुद अलग ऑर्गेनाइजेशन में। अदर इनसाइड मतलब दूसरी कंपनी में, जो अदर इनसाइड मतलब अपनी एक कंपनी में जो इसी ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कलीग। अदर आउटसाइड मतलब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा कलीग, ठीक है। तो ये कहलाते हैं हमारे रिफरेंट। हाउ एम्प्लॉय रिस्टोर इक्विटी, अब हम इन इक्विटी कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले आप चेंज इनपुट करो। अगर आप लेस एफर्ट कर रहे हो, इफ दे पे पीनट दे गेट मंकी, अगर आपको कोई कम दे रहा है, ठीक है, तो आप उनको क्या करो, कमी परफॉर्म करो, ठीक है, अपना इनपुट चेंज कर दो। चेंज आउटपुट, आस्क फॉर अ रेज और इम्प्रूव पर, या फिर आप क्या करो, आउटकम चेंज करने की डिमांड करो, उनसे बोलो कि मेरा सैलरी या मेरा पर्स को इम्प्रूव करो, ठीक है। अगर कोई मुझे अंडर पे कर रहा है, मुझे कोई सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे सैलरी नहीं दे रहा, तो मैं अपना क्या करूंगी, मैं अपना भी 100% देना कम कर दूंगी। चेंज आउटकम में मतलब, या फिर मैं उनसे कहूंगी मेरी सैलरी बढ़ा दो। डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ, तो अब ये क्या होगा, अब हो सकता है कि मेरा परसेप्शन मेरे बारे में ऐसा हो, मे बी आई एम नॉट वर्किंग एज हार्ड एज आई थॉट, ऐसा लगा कि मैं उतना नहीं दे पा रही हूँ जितना मैंने सोचा था, तो मैंने क्या किया, अपने परसेप्शन सेल्फ इमेज को ही डिस्टॉर्ट कर लिया, जो मेरा इमेज सेट था। डिस्टॉर्ट परसेप्शन ऑफ अदर, सपोज मैं दूसरे के बारे में ऐसा परसेप्शन बना लिया कि यस इसका मुझसे ज्यादा टफ जॉब है, देन मैंने जितना रियलाइज किया मुझसे भी ज्यादा टफ जॉब इसका है। चूज ए डिफरेंट, तो अब मैंने क्या किया, डिस्टॉर्ट परसेप्शन सेल्फ मतलब अपने बारे में कि मैंने इतना अच्छा वर्क नहीं कर रही हूँ जितना मैं सोचा था। दूसरे के बारे में परसेप्शन कैसे, मतलब ये इक्विटी को रिस्टोर कर सकते हैं ना, जब भी तो हमारा माइंड सेटिस्फाइड रहेगा। तो एक्चुअली ही हैज ए हार्ड जॉब देन आई रियलाइज्ड इट। चूजिंग अ डिफरेंट, आई शुडंट कंपेयर माई सेल्फ एज ए टू द सीईओ, मुझे अपने सीईओ से नहीं कंपेयर करना चाहिए, मुझे इंटर्न से कंपेयर करना चाहिए। या लास्ट ऑप्शन है लीव द फील्ड, क्विट द जॉब, हाई टर्नओवर, ठीक है। आपके पास यही हो सकते हैं जब भी आप इक्विटी
रिस्टोर कर सकते हैं। या तो इनपुट चेंज करो या आउटपुट चेंज करो या अपना परसेप्शन चेंज करो या दूसरे का परसेप्शन के लिए चेंज करो या डिफरेंट जो आपने जिससे कंपेयर कर रहे हो उससे अपने अंडर वाले जो कम पे स्केल वाले से कंपेयर करो या उस जॉब को क्विट कर दो। ठीक है, अब आते हैं थर्ड, लोग के गोल सेटिंग थ्योरी। Target theory is called the target theory. In late 1960, Edwin Locke and later Gary Latham destroyed the common management advice for just do your best. अब हम आपसे कहते हैं कि बार बार कि आप अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट दीजिए, पर इसने इस थ्योरी को कंट्राडिक्ट किया। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है कि जो हमारा गोल है वो शुड बी स्पेसिफिक एंड डिफिकल्टी लीड टू द हायर परफॉर्मेंस देन इजी गोल, वेग गोल एंड डू योर बेस्ट गोल। आपका जितना गोल स्पेसिफिक और डिफिकल्ट चैलेंजिंग होगा उतना ही आप हाई परफॉर्म करोगे, रेदर देन जितना आपका इजी गोल, वेग गोल होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे। ठीक है, अगर आपने एक सिंपल सा गोल बना लिया कि कोई अरे ठीक है हमें पढ़ लेंगे, तो ये कोई गोल है तो आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप स्पेसिफिक गोल बनाओगे, आज मुझे यूनिट 1 कवर करनी है, विद इन 5 डे मुझे यूनिट 1 करनी है, अदर 5 डे मुझे यूनिट 2 करनी है, यूनिट 3 करनी है, यूनिट 4 करनी है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, तो आप गोल को परफॉर्मेंस हाई कर सकते हो। लॉजिक क्या है, स्पेसिफिक गोल रिड्यूस एम्बिग्युइटी, क्योंकि स्पेसिफिक गोल में क्या आपको ये नहीं सोचना अब मुझे पढ़ना है, अब मुझे ये नहीं पता क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। अगर मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है नेट कोड 55 का यूनिट 1 मुझे कंप्लीट करनी है, तो ये क्या होगा, मेरे स्पेसिफिक गोल है, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। डिफिकल्ट गोल क्या हो, दे आर एक्सेप्टेड, मोबिलाइज एफर्ट एंड परसिस्टेंस। जब हम डिफिकल्ट गोल अचीव करते हैं, तो जब हम डिफिकल्ट गोल सेट करते हैं तो हम क्या है, हमारे उसमें इफर्ट एंड परसिस्टेंस कंटिन्यू बनी रहती है। तो लोके गोल ने ये तो कहा हमें स्पेसिफिक एंड डिफिकल्ट गोल बनाना चाहिए। इस तरीके से वे गोल होगा, आपको समझ में नहीं आएगा क्या करना है। ठीक है, तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी। अब क्या है, परफॉर्मेंस में क्लैरिटी होनी चाहिए, चैलेंज, कमिटमेंट, फीडबैक। ठीक है, तो स्पेसिफिक चैलेंज गोल क्या है, हाई एफर्ट एंड लीड्स टू हाई परसिस्टेंस। जितना इस चैलेंजिंग होगा उतनी ही ज्यादा एफर्ट लगाओगे, क्योंकि आपको एक क्यूरियोसिटी रहेगी ना कि मुझे पढ़ना है। जैसे कोड 55 पे एक स्पेसिफिक एग्जाम है मैनेजमेंट का, ठीक है, एचआर के लिए, अपनी स्पेस की चैलेंज डिफिकल्ट है, तो आप अब इसमें उतना ही ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक प्लस डिफिकल्ट गोल इक्वल टू हायर परफॉर्मेंस, डू योर बेस्ट फील। अभी जो कहते हैं डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, अभी यहाँ पे ये जो थॉट है ये काम नहीं किया। 5 प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग क्या होते हैं, सबसे पहले गोल शुड बी क्लैरिटी। ठीक है, या स्वॉट एनालिसिस कह सकते हो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्मार्ट गोल भी बोल सकते हो कि गोल शुड बी ए स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रीचेबल और टेनेबल, टाइमेबल, टाइम बाउंड होने चाहिए। ऐसे इन्होंने 5 प्रिंसिपल दिए थे, कभी कभी पीवाईक्यू में ही पूछ लेता है। फर्स्ट वन इज ए क्लैरिटी, गोल मस्ट बी मेजरेबल एंड अनएम्बिजियस, मतलब क्लियर होना चाहिए जिसे हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्लियर होना चाहिए कि आज मुझे यूनिट 1 का ये टॉपिक पढ़ना है, फिर आप उसका एग्जाम मतलब मॉक टेस्ट। ठीक है, challenges दो, goal must be difficult enough to motivate the employee but not so impossible they give up, it levers the achievement नीड। ऐसा नहीं है कि आपका गोल डिफिकल्ट होना चाहिए कि इतना आपको मोटिवेट कर सके, बट इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। अगर मैं एचआर की टीचर हूँ, अगर ये एचआर का आप एक स्टूडेंट हो, आप तैयारी करो, तो आपका गोल ये हो सकता है कि यस अब आप अपना गोल एचआर में आप अच्छे से जेआरएफ क्रैक करना है, लेकिन आपने गोल बना लिया, अब एचआर का हो गया मुझे मैथ में ट्राई करना है। ठीक है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें कैसा गोल बनाना है जो अचीवेबल हो। ठीक है, कमिटमेंट, एम्प्लॉय मस्ट बाय, दिस इज बाय पार्टिसिपेटिव गोल सेटिंग वेयर यू लेट द एम्प्लॉय हैव टू से इट्स पावर। कमिटमेंट होनी चाहिए गोल में, जो आपने बोला वो होना चाहिए। ठीक है, फीडबैक, पीपल नीड टू नो हाउ दे आर डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग, इट नॉट जस्ट एट द एंड। फीडबैक एज ए जीपीएस टू करेक्ट द पार्ट, आप जिस पार्ट पे जा रहे हो क्या वो करेक्ट है। अगर सपोज आप यूनिट 1 या कोड 55 की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो किस तरीके से कर रहे हो, तो आप फीडबैक लो जिससे आप पढ़ रहे हो, क्या आपने जो स्ट्रेटजी फॉलो की है क्या वो एक राइट है या नहीं है। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, इफ अ टास्क हाईली कॉम्प्लेक्स, सेटिंग अ सुपर हार्ड गोल। अगर आपको लगता है ये टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो एक हार्ड गोल जो अगर आपने सुपर हार्ड गोल सेट किया तो वो लोअर परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे टास्क हैं। ठीक है, तो क्योंकि पर्सन क्या होगा, पैनिक होगा, उसे समझ में नहीं आएगा उसे क्या करना है। ठीक है, तो फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क लर्निंग गोल आर बेटर देन द परफॉर्मेंस गोल। तो हमें उन्हें कैसे इसमें क्या करना है, लर्निंग गोल कि ऐसा आप इसे सीखिए, ना कि आप इतने परफॉर्मेंस दीजिए। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स गोल है तो उसमें कैसा करना है, हमें परफॉर्मेंस गोल नहीं देना। ठीक है, अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स
टास्क है तो उसमें परफॉर्मेंस गोल नहीं चाहिए कि आपको इतना अचीव ही करना है, मुझे एज ए लर्निंग फेज पर छोड़ देना चाहिए कि आप ऐसे लर्निंग गोल बनाओ कि इसे आप अच्छे से अच्छे सीखिए। तो ये 5 प्रिंसिपल हैं हमारे गोल सेट। देन मैकेनिज्म, हाउ इट्स वर्क, दीज आर 4 मेडिएटर। कैसे वर्क करती है? अगर गोल सेटिंग है तो क्या है, एक डायरेक्शन है, गोल फोकस अटेंशन टुवर्ड द रिलेवेंट एक्टिविटी अवे फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन, एक डायरेक्शन होना चाहिए। एवरीथिंग हैव अ डायरेक्शन, ठीक है, टू अचीव अ गोल। विदाउट डायरेक्शन हाउ यू कैन डिसाइड। सपोज एक ट्रेन है, अगर उसे ये नहीं पता मुझे कौन से स्टेशन पे जाना है तो वो तो यूजलेस है। सेकेंड है एफर्ट, इंटेंसिटी, जैसे अभी हमने DIP मॉडल पढ़ा था मोटिवेशन के कंसेप्ट में, 3 पिलर ऑफ मोटिवेशन। एफर्ट, इंटेंसिटी, हाई गोल लीड टू द ग्रेटर फिजिकल मेंटल एफर्ट। जब हाई गोल होता है तो हाई इंटेंसिटी होती है, हाउ हार्ड यू ट्राई, ठीक है, आप ट्राई करते हो, बहुत हाई लेवल एनर्जी होता है। तो ये क्या होता है, ये अपने मेंटल और फिजिकल एफर्ट को इंक्रीज करते हैं। परसिस्टेंट गोल, प्रोलॉन्ग एफर्ट ओवर टाइम, पीपल डोंट क्विट अर्ली। अब ये क्या, कंटिन्यूसली करते रहते हो अपने गोल को। देन फोर्थ है स्ट्रैटेजी, गोल फोर्स पीपल टू डेवलप अ न्यू प्लान स्ट्रैटेजी टू सक्सीड। अब हमें पता है कि हमें इस गोल में सक्सीड होना, तो आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है। तो हाउ इट इज वर्क, डायरेक्शन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंट एंड स्ट्रैटेजी। इस तरीके से हम गोल हमारा काम करता है। और ये कब काम करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने किसी पे भी आप गोल सेटिंग थ्योरी अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। कंडीशन है व्हेन इट वर्क, सेल्फ एफिकेसी, ये उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉई या पर्टिकुलर पर्सन पे काम करेगा जो इंडिविजुअल बिलीव दैट आई कैन डू दिस, ठीक है। रूल, पीपल विद हाई सेल्फ एफिकेसी रिस्पॉन्ड टू डिफिकल्ट बाय वर्किंग हार्डर। अगर उनकी हाई सेल्फ एफिकेसी होगी तो वो क्या करेंगे, मेहनत करेंगे उस गोल को अचीव करने में। पीपल विद लो सेल्फ एफिकेसी रिस्पॉन्ड टू डिफिकल्ट गोल बाय गिविंग अप। जिनका सेल्फ एफिकेसी लो है, उन्हें लगा कि आई कैन नॉट डू दिस, तो वो क्या करेंगे, उस गोल को गिव अप कर देंगे। ये कहेंगे डिफिकल्ट है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रिपरेशन करते कहते हैं मैं नेट का एग्जाम नहीं निकाल सकता क्योंकि डिफिकल्ट है। आई एम ऑल्सो क्वालिफाइड 5 टाइम नेट कोड 55। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका लो सेल्फ एफिकेसी है तो आप बोलोगे एग्जाम टफ है, लेकिन अगर आपको हाई है तो आप उसका JRF क्रैक कर दोगे। गोल कमिटमेंट, सेकेंड, इफ द एम्प्लॉय डजंट केयर अबाउट द गोल, अगर उसे कोई गोल आपने डिसाइड किया, सपोज आपने बोला मुझे जून 2026 का एग्जाम क्रैक करना है, अगर आपने उसको सीरियस नहीं लिया तो क्या हुआ, आपका एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। अगर आपका हाई कमिटमेंट रहेगा, आप उसी डायरेक्शन में फ्लो करोगे तो आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो। फीडबैक, विदाउट फीडबैक गोल सेटिंग इज यूजलेस। अगर आप करते जा रहे हो, अब आपको ये नहीं पता आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो राइट है या रॉन्ग है, तो इट्स यूजलेस। फीडबैक इज कंपल्सरी। तो ये मैकेनिज्म है, हाउ इट इज वर्क, इट नीड्स अ direction, intensity, persistence, strategy, and when it's work, self efficacy, goal commitment and feedback, ये तीनों चीज कंपल्सरी। अब आते हैं स्किनर रेनफोर्समेंट थ्योरी, इज गिवन बाय BF स्किनर। ये ऑलरेडी डिस्कस इन लर्निंग बिहेवियर थ्योरी। इफ यू वांट टू डिटेल ऑन दिस थ्योरी देन प्लीज गो टू द लर्निंग थ्योरी वीडियो। द कोर प्रीमाइस, बिहेवियर इज अ फंक्शन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। अगर बिहेवियर क्या है कि एक फंक्शन है, ठीक है, और ये उसके कंसिक्वेंसेस है। अगर आप पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव बिहेव करेगा, और स्टिमुलाइज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स, ठीक है। तो बिहेवियर को कौन इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, आपके स्टिमुलेसिस करते हैं। तो ये किसके बेसिस पे, थॉर्नडाइक लॉ इफेक्ट, मतलब कंटिन्यूसली अगर आपका डिजायर बिहेवियर आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा हो तो आप उस बिहेवियर को पसंद करोगे। अगर आपको लग रहा है कि आप उसे पनिश हो रहा है, आपको कुछ नहीं मिला, तो आप उस बिहेवियर को कम पसंद करोगे। तो इस तरीके से रेनफोर्समेंट 1, इंक्रीज बिहेवियर कब होगा, जब आपका बोनस वगैरह बढ़ेगा, स्टिमुलस उसमें ऐड करोगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है, तो आपका बिहेवियर इंक्रीज होगा, ठीक है। और इंक्रीज अगर उसमें आपने अगर स्टिमुलस रिमूव किया, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, तो आप क्या करोगे, तब भी आपने क्या बोला कि सपोज करो कि आप डेली लेट आ रहे हो, ठीक है, और आपका बॉस आपको डेली टोक रहा है। अगर आप अब क्या किया, अब आप टाइम से आओ, आपको पता है अगर टाइम से आओगे तो आपका बॉस आपको नेगिंग नहीं करेगा, तो आपने क्या किया, रिमूव स्टिमुलस है, तो वो आपको टोक नहीं रहा ना, तो कहीं ना कहीं इस बिहेवियर को, पॉजिटिव बिहेवियर को करने के लिए इंक्रीज कर रहा है। डिक्रीज बिहेवियर कैसे, पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट गिव रेप्रिमेंड। पॉजिटिव पनिशमेंट, अगर आप लेट आए तो उसने क्या किया, आपको वार्निंग लेटर दे दिया, ठीक है। अगर आप डेली लेट आओगे तो आप बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए आपने उसको क्या कर दिया, रिजाइन लेटर का मतलब पहले वार्निंग लेटर आपने दे दिया, तो इससे क्या करो, सिर्फ एज अ फियर वो इस बिहेवियर को कम कर लेगा। नेगेटिव पनिशमेंट एक्सटेंशन, आपने क्या किया कि उसको इसमें क्या कर दिया कि उन्हें उसको स्टिमुलस को रिमूव कर दिया, ठीक है, उसके बिहेवियर को। नेगेटिव पनिशमेंट विद
होल्ड अटेंशन एंड रिमूव पर्क, उसके पर्क उसके अटेंशन को रिमूव कर दिया। तो ये कैसा हो गया, आपका बिहेवियर को डिक्रीज करना है। जब हम इसको करते हैं, स्टिमुलस को भी रिमूव कर दिया और बिहेवियर भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, जब हम बिहेवियर डिक्रीज करने के लिए करते हैं तो हमें स्टिमुलस को रिमूव कर दिया। कंसिक्वेंसेस थ्योरी बिहेवियर कंसिक्वेंस 4 टूल होते हैं, मैंने बता दिया। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, अप्लाई पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, मतलब पॉजिटिव बोनस अप्लाई करते हैं तो हमारा बिहेवियर इंक्रीज होता है। ठीक है, नेगेटिव रिइंफोर्स, रिमूविंग ए नेगेटिव, मतलब जो भी मैंने बोला स्टॉप नेगिंग, तो भी आपका बिहेवियर इंक्रीज होता है। पनिशमेंट में और एक्सटेंशन में आपका बिहेवियर डिक्रीज होता है। अप्लाई नेगेटिव कंसेंट, सस्पेंशन दे दिया आपने, रिटन लेटर दे दिया, तो बिहेवियर अब आप डेली टाइम से आओगे। एक्सटेंशन में रिमूविंग पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस, आपने क्या किया, उसके पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस को रिमूव कर दिया। ठीक है, इग्नोरिंग अ टेंट्रम डिक्रीज बिहेवियर, तो क्या हुआ, तो वो अब द्वारा अपना बिहेवियर को रिड्यूस करेगा। ठीक है, जो उसके टेंट्रम थे उसको उसने रिड्यूस करके उसका बिहेवियर कम कर लिया कि यस अब वो मुझे पॉजिटिव स्टिमुलस नहीं दे रहे, अपने ठाई। जैसे पॉजिटिव और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, ऐड समथिंग गुड, इफेक्ट ऑन बिहेवियर इंक्रीज हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोनस दे दिया, अगर किसी ने टारगेट हिट किया तो बोनस दे दिया। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, आपने रिमूव समथिंग बैड, कोई बैड चीज रिमूव करी है, जैसे कि आप डेली लेट आ रहे हो तो आपने क्या किया, अब आप उसको लेट आ रहे हो तो आपने क्या किया कि अब उसको आना बंद कर दिया। ठीक है, आपको पता है लेट आओगे तो बॉस आपसे चिक चिक करेगा, तो आपने क्या किया, कुछ बुरी चीजों को चिक चिक करना बंद कर दिया अगर वो टाइम पे आया। मैनेजर स्टॉप नेगिंग वंस यू सबमिट रिपोर्ट, अगर आपने एक बार रिपोर्ट सबमिट कर दी तो अब आप वो आपसे नेगिंग नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ, अब वो उसका नेगेटिव से क्या हुआ, बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है कि यस मुझे टाइमली काम करना है। पनिशमेंट एक्सटेंशन डिक्रीज द नेगेटिव बिहेवियर, अब आपने क्या पनिशमेंट में क्या, ऐड समथिंग बैड। ठीक है, वार्निंग लेटर दे दिया, अगर आप डेली लेट आ रहे हो तो आपने अब क्या करोगे, अब लेट आप नहीं आओगे, आपका बिहेवियर क्या हुआ, डिक्रीज होगा। एक्सटेंशन, रिमूव विद होल्ड रिवॉर्ड, अब आपने जो आपके पास रिवॉर्ड थे, ठीक है, अब आपने क्या किया, उनको रिमूव कर दिया, तो अब इसका बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इग्नोरिंग ए स्टाफ मेंबर, अगर आपने देखा कि आपका जो उसके टेंट्रम थे आपने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, अब वो टाइम से सीधे से बिहेव करेगा। अब ये हमारा पोर्टर लॉयर मॉडल है, एक्सटेंशन है रूम एक्सपेक्टेंसी का। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रूम में एक्सपेक्टेशन, वेलेंस, इंस्ट्रूमेंटेलिटी कर लिया और आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया। सेटिस्फेक्शन गाइडिंग रिवॉर्ड डजंट, मतलब रिवॉर्ड का मतलब ये नहीं कि आप सेटिस्फाइड हो, रिवॉर्ड का मतलब है आपको इक्विटी भी होनी चाहिए, जो कि एडम इक्विटी से इसने एक टर्म लिया, इक्विटी फिल्टर। ठीक है, तो इनका फेज 1 था इफर्ट, जैसे हमने उसमें पढ़ा इफर्ट लीड्स टू परफॉर्मेंस, तो इफर्ट डज नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू परफॉर्मेंस। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं कि इफर्ट आपने किया और आपको परफॉर्मेंस मिल गया। थिंक ऑफ ए वेरी हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय वो डजंट नो व्हाट दे आर डू, अगर उसे पता ही नहीं है कि मुझे करना, बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो क्या वो परफॉर्मेंस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये मतलब रूम एक्सपेक्टेंसी का ही कंट्राडिक्ट है, मतलब उसने उसको और एड ऑन किया, ठीक है, और उसको मॉडरेट किया। द लिंक बिटवीन इफर्ट परफॉर्मेंस मॉडरेट बाई 2 थिंग्स, उन्होंने बोला 2 चीजें होती हैं इफर्ट को परफॉर्मेंस में चेंज करने के लिए। एबिलिटी ऑफ ट्रेड, क्या आपके पास ऐसी स्किल है जो आप अचीव कर सकते हो। मैं आपसे बोल रही हूँ नेट की तैयारी करो, क्या आप एमबीए क्वालिफाई हो या फिर मास्टर्स कंप्लीट हो, या आपके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी स्किल्स है जो आप करोगे। रोल परसेप्शन, डू दे अंडरस्टैंड व्हाट दे सपोज टू, क्या उन्हें समझ में आ रहा है उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये 2 फैक्टर होना इफर्ट्स लीड्स टू परफॉर्मेंस जरूरी है। फेज 2 परफॉर्मेंस, वंस परफॉर्मेंस हैपन इट रिजल्ट इन रिवॉर्ड। ठीक है, अब आपकी परफॉर्मेंस होगी, अब आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। थर्ड, reward portal level famously categorize reward into 2 buckets, often asked and matching question, intrinsic reward and extrinsic reward. Reward कैसा हो सकता है, internal feeling, accomplishment, self esteem, और these are directly connected to work itself. extrinsic क्या हो गया, आपके पे, प्रमोशन, सैलरी, प्रेज वगैरह। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपने रिवॉर्ड हुआ, पहला हो गया आपका इफर्ट, देन सेकंड परफॉर्मेंस, देन रिवॉर्ड, देन फेज 4 है सेटिस्फेक्शन। गेटिंग रिवॉर्ड डजंट गारंटी सेटिस्फेक्शन, अब ऐसा नहीं कि आपने रिवॉर्ड दे दिया और वो सेटिस्फाइड हो गया। उन्होंने बोला इम्प्लॉय रन टूवर्ड थ्रू एन इक्विटी फिल्टर, अब यहाँ पे इक्विटी फैक्टर आ गया, अगर उसे इक्वल मिला है रेफरेंस से या नहीं मिला है तभी वो सेटिस्फाइड होगा। तो ये हमारा मॉडल है एक्सटेंशन का, उसका ब्रूम एक्सपेक्टेंसी का तरीके से। जो हमारा इफर्ट है, इफर्ट के जो होना चाहिए वो एबिलिटी एंड ट्रेड, रोल, देन लीड्स टू परफॉर्मेंस।
परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपने रिवॉर्ड दिया, इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड, इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सट्रीम पे प्रमोशन। देन परसीव इक्विटी, इक्विटी होना चाहिए, जितना आपने परफॉर्म किया उसके बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए, ठीक है। फेयरनेस चेक करनी है अपने समवन रेफरेंट के साथ, देन आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, देन आप सेटिस्फाइड होंगे। फीडबैक लूप टू द फ्यूचर इफर्ट, ठीक है, ये इस तरीके से फिर आप इफर्ट करोगे, इस तरीके से ये प्रोसेस हमारी रहती है। सेटिस्फेक्शन डजंट कॉज परफॉर्मेंस, द रिजल्ट ऑफ फेयर रिवॉर्ड टू फॉर परफॉर्मेंस। सेटिस्फेक्शन ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस के कारण आ रही है, सेटिस्फेक्शन है जब आप फेयर रिवॉर्ड मिल रहा है परफॉर्मेंस के लिए तो अब आप सेटिस्फाइड हो रहे हो। तो ये हमारा मॉडल है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। देन टुडे व्हाट वी कवर्ड, सॉरी, फर्स्टली वी कवर रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो विक्टर रूम ने दी थी, एंड कैलकुलेशन थी E इंटू आई इंटू वी, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इक्विटी थ्योरी जे स्टेसी एडमिन ने दी थी, एडम्स ने कंपेरिजन किया था, फेयरनेस थ्योरी बोला था इसे कैलकुलेशन थ्योरी बोला था, इन्होंने बोला फेयरनेस होनी चाहिए मतलब कंपेयर टू रेफरेंट, कंपेयर टू समवन एल्स। गोल सेटिंग थ्योरी एडमिन लो के, एंड इट्स गोल शुड बी स्पेसिफिसिटी एंड डिफिकल्ट। अगर आपको MBA जो था मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव था, जो गोल सेटिंग जो पीटर ड्रकर ने दिया था, वो इसी थ्योरी का एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये कनेक्टेड है। और इन्होंने क्या बोला था, ये टारगेट थ्योरी कहलाती है, और इसके साथ लेदम भी थे। अब रीइंफोर्समेंट थ्योरी BF स्कन्नर ने दी थी, उन्होंने बोला स्टिमुलस के बेसिस पे आपका बिहेवियर। पोर्टर लॉलर मॉडल है, इन्होंने क्या दिया था, परफॉर्मेंस लीड्स टू इक्विटी, इक्विटी लीड्स टू सेटिस्फेक्शन। जो परफॉर्मेंस है वो इक्वली रिवॉर्ड होना चाहिए, इक्वली रिवॉर्ड और आपका सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। आई होप आपको आज हमारा मोटिवेशन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट हमने मोटिवेशन का नेचर, टाइप, टेक्निक पढ़ी, देन हमने कंटेंट थ्योरी पढ़ी, देन हमने आज प्रोसेस थ्योरी पढ़ी। आज मोटिवेशन सेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ऐसे जुड़े रहिए जून 2026 JRF क्रैक करने के लिए।